वर्तमान समय में देश का सबसे चर्चित विषय है एसआईआर। आप सभी ने भी सुना होगा कि जहां पर भी देखिए एसआईआर की ही चर्चा चल रही है। तो आज इस वीडियो में बहुत आसानी से समझते हैं कि एसआईआर क्या है और आने वाले समय में कैसे हम सभी के जीवन को प्रभावित करने चल रहा है। इस समय आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग हम सभी के घर में एक अधिकारी भेज रहा है जिसका नाम है बीएलओ। बीएलओ आएगा, फॉर्म देगा, पुरानी लिस्ट से आपका नाम मिलान करेगा और एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा। अब बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में हैं कि अगर हम घर पे ना मिले तो क्या होगा? पुरानी लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं मिला तो क्या होगा? और हमारे माता-पिता का भी नाम अगर 2003 और 2004 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो क्या होगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक पक्ष को अच्छे से समझने की जरूरत। आइए हम समझते हैं कि एसआईआर क्या है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो आरपीए 1950 और आरईआर 1960 कानूनों के तहत होती है, जिसकी अभी मैं अंदर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। अब प्रश्न आता है कि आखिर एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? 20 साल में बहुत कुछ बदल गया। लाखों लोगों ने अपनी जगह बदली है, लाखों युवाओं ने 18 साल पूरे किए हैं, करोड़ों नाम दोहराए गए हैं। कई लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है पर वोटर लिस्ट में हैं, और कई योग लिस्ट इस वोटर लिस्ट में नहीं है जिन्हें इस वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने इस उद्देश्य के साथ कहा कि एसआईआर सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन है, जिसके बाद कोशिश ये है कि 100% मतदाता सूची को अपडेट कर लिया जाए। अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से बहुत आसान भाषा में समझाता हूं एसआईआर है क्या और आने वाले समय में कैसे हम सभी को प्रभावित करेगा, वर्तमान समय में इसकी जरूरत हमें कहां कहां पड़ने वाली है और एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। पहली स्लाइड का पहला प्रश्न, एसआईआर क्या है? हिंदी में हम इसे कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक विशेष अभियान जिसके तहत चुनाव आयोग किसी राज्य या क्षेत्र की मतदाता सूची को गहराई से वेरीफाई, सही और अपडेट करता है। अब इसकी प्रक्रिया में क्या है? इसमें घर घर जाके सत्यापन करना, पुराने रिकॉर्ड से नाम का मिलान करना, डुप्लीकेट नाम को हटाना और नए योग्य मतदाता जो कि वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है उनको वोटर लिस्ट में शामिल करना। अब दूसरी बात या दूसरा प्रश्न आता है कि जो एसआईआर हम करने चल रहे हैं उस एसआईआर का कानूनी आधार क्या है? तो यह प्रक्रिया आरपीए 1950 के सेक्शन 21, आरपीए का मतलब जिसको हम कहते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, और आरईआर जिसको हम कहते हैं मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत की जाती है। इससे पहले भी एसआईआर किया गया है, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग पहली बार इस एसआईआर को कर रहा है। दूसरा सवाल, अभी एसआईआर किन राज्यों में हो रहा है? बिहार में अभी भी इलेक्शन हुए हैं और बिहार के इलेक्शन में एसआईआर के बाद अपडेटेशन की जो भूमिका रही है वो बहुत जबरदस्त रही है और इसने पूरे इलेक्शन रिजल्ट पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है। तो इनमें कौन कौन शामिल है? दूसरे चरण में अंडमान निकोबार, गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप दूसरे चरण में शामिल है, पहले चरण के बिहार के बाद। तो इन 12 राज्यों में इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा मजबूती से की जा रही है। 28 अक्टूबर को इन राज्यों की मतदाता सूचियों को फ्रीज कर दिया गया था और दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब यह चरण 7 फरवरी 2026 तक इसी प्रकार से चलेगा। तीसरा सवाल, आखिर चुनाव आयोग को एसआईआर क्यों करवाना पड़ा? क्योंकि आखिरी एसआईआर जो हुआ था वो हुआ था 2004 में। 20 साल में कई नाम गलत तरीके से जुड़े, हटे या डुप्लीकेट हुए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बाहर के देशों से कई घुसपैठी भी आए जिन्होंने गलत तरीके से यहां पर पंजीकरण करवा लिया और वो अलग अलग तरीके से मतदाता हैं और कई राज्यों में इनकी संख्या लाखों में है। लगभग 10 से 20% सूचियों में त्रुटियां मिलती हैं। इसलिए 2025-26 में आयोग पूरी तरीके से सटीक और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करा रहा है, जिससे आने वाले समय में चुनाव की जो प्रक्रिया है और बाकी जो लाभ लेने की प्रक्रियाएं हैं, सब्सिडी जैसी प्रक्रियाएं हैं, उनको फुल प्रूफ किया जा सके और जो वास्तव में राष्ट्र के नागरिक हैं उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। चौथा, एसआईआर के दौरान क्या क्या होगा, पूरी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले मतदाता सूची फ्रीज होगी, मतलब पुरानी मतदाता सूची आपकी फ्रीज की जाएगी। यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म तैयार किया जाएगा। हर 1000 मतदाताओं पर एक बीएलओ नियुक्त किया गया है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देंगे। 2002-2004 की पुरानी एसआईआर से नाम मिलाएंगे। अगर नाम मिलता है
तो दस्तावेज नहीं चाहिए। अगर नाम नहीं मिलता है तब हमें दस्तावेज चाहिए। मतलब 2002 और 2004 की अगर मतदाता सूची में आपका नाम मिल गया तो फिर दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें नाम नहीं मिलता है तो हमें दस्तावेज चाहिए। कौन कौन से दस्तावेज चाहिए या उनमें से किसी एक दस्तावेज का होना जरूरी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। मसौदा मतदाता सूची ड्राफ्ट रोल जारी किया है। दावे और आपत्तियों के लिए जगह है। जांच और सुनवाई के लिए भी जगह है। अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होगा वो 7 फरवरी 2026 को होगा, जब इस प्रक्रिया को पूर्ण माना जाएगा। पांचवा सवाल, अगर बीएलओ घर पर आए और आप घर पर ना मिलें, जैसे आप कहीं टहलने निकल गए यार, ऐसी कोई बात है, तो ऐसी बात नहीं है कि बीएलओ ही आया है, भगवान नहीं है कि वो फिर से नहीं आएंगे। बीएलओ अगर घर पर नहीं मिले तो भी घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बीएलओ कम से कम 3 बार आपके घर पर आएगा और उसको ये अपडेट करना पड़ेगा कि वो 3 बार इस घर पर गया। वो पूरे देश की लिस्ट में आपका नाम खोजेंगे, मतलब केवल आपके राज्य की लिस्ट में ही आपका नाम नहीं खोजेंगे, बल्कि वो पूरे देश की लिस्ट में आपका नाम खोजेंगे। अगर आप अस्थायी रूप से बाहर हैं तो आप ऑनलाइन सत्यापन भी कर सकते हैं। सिर्फ घर पर आपके नाम मिलने से वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि अगर हम घर पे नहीं मिले या हम किसी दूसरे राज्य में व्यवसाय कर रहे हैं या हम दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ऐसा नहीं है। आप अगर अस्थायी रूप से बाहर है तो आप अपना ऑनलाइन सत्यापन भी कर सकते हैं। मैं आपको वो फॉर्म भी अभी दिखाता हूं। छठवां सवाल, क्या माता पिता के पुराने रिकॉर्ड से भी सत्यापन होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपके नाम का मिलान 2003, 2002, 2004 की सूची में नहीं होता या उस समय आप नहीं थे या छोटे थे कि उस सूची में आपका नाम नहीं है, तो आपके माता या पिता का नाम मिल जाता है तो भी आपको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उनके नंबर से, उनके डाटा से भी आप एसआईआर फॉर्म की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अब सवाल, सातवां सवाल, अगर नाम पुरानी सूची में ना मिले तो कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? तो जिन मतदाताओं का पुरानी सूची से लिंक नहीं मिलता है नाम, उन्हें पहचान के लिए इन दस्तावेजों को देना होगा। इनमें से कोई भी एक भी अगर आपका मिल जाए तो भी आपका कार्य हो जाएगा। तो ये दस्तावेज क्या है? या तो कोई सरकारी या अर्ध सरकारी पहचान पत्र हो जहां पर आप काम करते हो या आपने बनवाया हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, मैट्रिक या उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र हो, जैसे आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है तो उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपका हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर आपका बना हो तो वो भी चल जाएगा, वन अधिकार प्रमाण पत्र अगर आपका बना हो तो वो भी चल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र बना हो तो वो भी चल जाएगा, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण जहां पर लागू हो उसका कोई अपडेटेशन डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो वो भी चल जाएगा, परिवार रजिस्टर की नकल है अगर आपके पास तो वो भी चल जाएगा, सरकार द्वारा जारी भूमि मकान का आवंटन पत्र है तो वो भी चल जाएगा, आधार यदि आपने बनवाया है जिसमें आप सरकारी निर्देशों को पूर्ण करते हैं तो वो भी चल जाएगा। कुल मिला के इन 12-13 दस्तावेजों में से अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपने यहाँ पे जन्म लिया है तो निश्चित है कि इसमें से कुछ ना कुछ आपके पास होगा ही, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कौन मतदाता बन सकता है, अब यह सवाल। मतदाता बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी आपको होना चाहिए, किसी गंभीर अपराध या वांछित स्थिति में आप ना हो। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यहाँ पे एक और सकारात्मक पहल की है कि 1200 मतदाताओं पर एक बूथ का निर्माण किया जाएगा और नई सोसाइटी पर और नई जगहों पर अलग से बूथ बनाए जाएंगे। तो चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया से लेके मतदान तक के लिए हम सभी के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आप अगर अस्थायी रूप से बाहर हैं, बीएलओ से भेंट नहीं हो पाई, तो ऑनलाइन घर बैठे हम कैसे एसआईआर फॉर्म को वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, यह वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपने एसआईआर फॉर्म को लिंक करना है। अगर आपका या आपके माता पिता का नाम 2003 की सूची में था तो केवल आपको लिंकिंग करनी होगी। अगर नहीं था तो जो 12 दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के आधार पर बीएलओ या ईआरओ आपकी जांच करेगा। जांच करने के बाद फिर सूची प्रकाशित हो जाएगी। अगर सूची प्रकाशित होने के बाद भी आपका नाम नहीं है तब भी आप डीएम के पास जाकर अपील कर सकते हैं और 15 दिनों तक आप सीईओ के पास जाकर दूसरी अपील कर सकते हैं। तो किसी को परेशान करने की कोई मंशा यहाँ पर नहीं है। अब एसआईआर हमें कैसे प्रभावित कर सकता है और बिहार में जो पहले चरण का एसआईआर हुआ उसने कैसे बिहार इलेक्शन को प्रभावित किया है, आइए मैं आपको बताता हूं। बिहार में लगभग 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए फॉर्म वितरित किए गए, 7.24 करोड़ फॉर्म वापस मिले। कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। जिसमें से 16 लाख लोगों ने ऑनलाइन एसआईआर किया,
दावे आपत्तियों के बाद भी अंतिम सूची में 47 लाख से अधिक नाम घट गए। मतलब 47 लाख से अधिक नाम क्या हो गए, घट गए। अंतिम मतदाता जो थे 7.89 करोड़ फॉर्म के बाद जो अंतिम मतदाता थे वो थे 7,41,92,357। यही मॉडल अब 12 राज्यों में लागू किया जा रहा है और बिहार जैसे राज्य में लगभग 50 लाख लोग कम हुए जो या तो रिपीटेशन में थे या तो नहीं रहे या फिर वो भारत के वास्तविक नागरिक नहीं थे। अंत में एसआईआर का मकसद है हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना, हर गलत डुप्लीकेट नाम हटाना और साफ अपडेटेड विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार। यह एसआईआर फॉर्म है जिस यहां पर ऊपर की जो जानकारियां हैं वो बिल्कुल सामान्य है जिनको कोई भी भर सकता है। यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो फिर आपको इस कॉलम को भरना है और यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो आपको इस कॉलम में अपने माता पिता के विवरण को भरना है। यही आपका एसआईआर का फॉर्म है और इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। सामान्य शब्दों में आसानतम तरीके से इस फॉर्म को इसलिए बनाया गया है कि 68% से अधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो सहज तरीके से इन विवरणों को देख सके और इन विवरणों को भर सके। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, एसआईआर के नाम पर बहुत फ्रॉड भी हो रहा है। जैसे आपको एक कॉल किया जा रहा है जिसमें लोग कहते हैं कि हम बीएलओ हैं और आपके एसआईआर डॉक्यूमेंट के जो डिटेल होते हैं वो डिटेल हम बताते हैं। आजकल किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल लेना बहुत आसान है जिससे कि ये जो लोग होते हैं ये फ्रॉड करते हैं। जैसे किसी ने बीएलओ बन के आपको फोन किया और फोन करने के बाद उसने कहा आपका आधार नंबर ये है, आपका मकान नंबर ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है। अब हम आपके मोबाइल पे एक लिंक भेज रहे हैं जिसमें एक ओटीपी आता है और आपके एसआईआर को पूरा करने के लिए हमें उस ओटीपी को भरना जरूरी है। यहीं आपको रुकना है। कहीं भी जो बीएलओ आपको फॉर्म दे रहा है उसमें कहीं भी ओटीपी की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी कोई भी फोन से आपको ओटीपी नहीं मांगेगा। आप अपने एसआईआर को ऑनलाइन खुद ही अपडेट कर सकते हैं और अगर बीएलओ घर आपके आता है तो उसमें किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई भी फोन करके अगर आपसे कहता है कि ओटीपी दे दीजिए, हमें एसआईआर फॉर्म अपडेट करना है, तो इस समय इस प्रक्रिया से बचें क्योंकि जब भी कोई अच्छा कदम बढ़ाया जाता है तो उसके डीमेरिट्स, उसके लूप होल का फायदा उठाकर बहुत सारे फ्रॉड आपसे किए जाते हैं। जैसे नेट बैंकिंग, साइबर अपराध को आप देख रहे हैं, वैसे एसआईआर चूंकि सभी के लिए जरूरी है इसलिए एसआईआर में जो फ्रॉड गैंग है वो सब सक्रिय हो गए। तो ऐसे कोई भी ओटीपी चुनाव आयोग की तरफ से किसी को नहीं देने हैं। ऐसे किसी भी ओटीपी को देने से आप जरूर बचें। उम्मीद है कि आपको पूरी एसआईआर प्रक्रिया समझ में आई होगी। आज मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।